मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते ऐसे ही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राज ग्लोबल इंस्टीट्यूट चैनल पर। आज हम लेकर के आए हैं पॉलिटी प्रैक्टिस सेट, जो खास तौर पे टीजीटी, पीजीटी, एसएससी बैंक और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर श्रृंखला। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे 1781 का संशोधन अधिनियम, 1786 के अधिनियम, 1793 का चार्टर अधिनियम, चार्टर कानून 1813। आइए सबसे पहला सवाल देखते हैं 1781 का संशोधन अधिनियम से। 1781 के संशोधन अधिनियम द्वारा किसी सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से मुक्त कर दिया गया? केवल गवर्नर जनरल, केवल कंपनी के सेवक, सी गवर्नर जनरल, उसकी काउंसिल और कंपनी के सेवक, या डी कलकत्ता के निवासी? देखिए इसका आंसर है सी, गवर्नर जनरल, उसकी काउंसिल और कंपनी के सेवक को 1781 के संशोधन अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से मुक्त कर दिया गया। जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच टकराव हो गया। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट, इसके तहत क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल काउंसिल, इनके बीच क्या हो गया, टकराव हो गया। इनके बीच क्या हो गया, टकराव हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट गवर्नर जनरल और कंपनी अधिकारियों के कार्यों में दखल देने लगा था। जो सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट, ये क्या करने लगा, गवर्नर जनरल और कंपनी अधिकारियों के कार्यों में दखल देने लगा। किसके बीच में, गवर्नर जनरल प्लस कंपनी अधिकारियों के कार्यों में। जो कंपनी अधिकारी थे, कंपनी के अधिकारी, इनके कार्यों में क्या करने लगा, कार्यों में दखल देने लगा। तब 1781 के अधिनियम ने गवर्नर जनरल, उसकी काउंसिल और कंपनी के सेवकों को उनके आधिकारिक कार्यों में न्यायालय के हस्तक्षेप से क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। 1781 का जो अधिनियम था, इसने गवर्नर जनरल, उसके अधिकारी और कंपनी के सेवक, इन तीनों को न्यायालय के हस्तक्षेप से क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। इससे क्या हुआ, जब मुक्त कर दिया तो जो प्रशासनिक कार्य था वह सुचारू रूप से चलने लगा और टकराव कम हुआ। ठीक, इससे टकराव क्या हो गया, कम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1781 के संशोधन अधिनियम ने किस प्रकार के मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर किया? 1781 के संशोधन अधिनियम ने किस प्रकार के मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया? ए है आपराधिक मामले, बी राजस्व और वसूली से जुड़े मामले, सी भूमि सुधार मामले, या डी धार्मिक विवाद? देखिए इसका जो आंसर है वो है बी, राजस्व व वसूली से जुड़े मामले। 1781 के संशोधन अधिनियम ने राजस्व और वसूली से जुड़े मामले को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। और क्या किया इसने, इसका जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य क्या था, कंपनी के राजस्व प्रशासन में न्यायालय हस्तक्षेप को रोकना। जो कंपनी के राजस्व प्रशासन में, कंपनी के राजस्व प्रशासन में न्यायालय के हस्तक्षेप को रोकना, न्यायालय के हस्तक्षेप को रोकना इसका उद्देश्य था। इससे क्या हुआ, इससे जो कंपनी को कर वसूली और वित्तीय मामलों पर पूरी स्वतंत्रता मिली। कंपनी को स्वतंत्रता किस पे मिली, कंपनी को जो स्वतंत्रता मिली वो किस पे मिली, कर वसूली और वित्तीय मामलों, कर वसूली और वित्तीय मामलों पे स्वतंत्रता मिली। वित्तीय मामलों पे क्या मिली, स्वतंत्रता मिली। अब जो न्यायालय था केवल सामान्य नागरिक और आपराधिक मामलों तक सीमित रहा। न्यायालय जो था
वो कहाँ तक सीमित रह गया? सामान्य नागरिक और आपराधिक मामलों तक, आपराधिक मामलों तक सीमित रह गया। ठीक, तो कंपनी का इसका जो उद्देश्य था वो था कंपनी के राजस्व प्रशासन में न्यायालय के हस्तक्षेप को रोकना, 1781 का अधिनियम का। और कंपनी को स्वतंत्रता किससे मिल गई? कर वसूली और वित्तीय मामलों से। जो न्यायालय था वो सामान्य नागरिक और आपराधिक मामलों तक ही क्या रह गया? सीमित रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1781 के संशोधन अधिनियम ने कलकत्ता के निवासियों को किस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रखा? 1781 का जो संशोधन अधिनियम था, इसने कलकत्ता के निवासियों को किस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रखा? अंग्रेज कानून के अनुसार, या भी हिंदू व मुस्लिमों की उनके अपने व्यक्तिगत कानूनों के अनुसार, केवल कंपनी कानून के अनुसार, केवल ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार? देखिए, इसका जो आंसर है वो है बी, हिंदू व मुस्लिमों को उनके अपने व्यक्तिगत कानून के अनुसार। हिंदू व मुस्लिमों को उनके अपने व्यक्तिगत कानून के अनुसार 1781 के संशोधन अधिनियम ने कलकत्ता के निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रखा। हिंदुओं के जो निजी मामलों का निपटारा वो होता था, वो हिंदू कानून के आधार पर किया जाना तय हुआ। जो हिंदू के निजी मामले थे, किसके? हिंदुओं के निजी मामले, हिंदुओं के निजी मामले, इनका जो निपटारा होना था, वह किसके अनुसार होना था? हिंदू कानून के अनुसार, हिंदू कानून के अनुसार। और मुसलमानों के जो निजी कानून थे, मुसलमानों के जो निजी मामले थे, मुसलमानों के निजी मामले जो थे, इनका जो निपटारा होना था वो इस्लामी कानून से किया जाना था, इस्लामी कानून। ठीक, हिंदुओं के निजी मामले का निपटारा हिंदू कानून से, मुसलमानों के निजी मामले का निपटारा इस्लामी कानून से। और इससे क्या हुआ? जो भारतीय परंपरागत सामाजिक और धार्मिक कानूनों की रक्षा हुई। इससे रक्षा क्या हो गया? जब इनका निपटारा इनके कानून से, इनका निपटारा इनके कानून से, रक्षा किसकी हुई? भारतीय परंपरागत सामाजिक और धार्मिक कानून की। भारतीय परंपरागत सामाजिक और धार्मिक कानूनों की रक्षा हुई। ठीक, और यह व्यवस्था ही पर्सनल लॉ की नींव रखने में यह जो व्यवस्था थी, यही पर्सनल लॉ की नींव रखने वाली मानी जाती है। जो पर्सनल लॉ थी, पर्सनल लॉ की नींव कहाँ से पड़ी? इसी से पड़ा, पर्सनल लॉ की जो नींव है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1781 के संशोधन अधिनियम के अनुसार प्रांतीय न्यायालयों को अपील कहाँ दायर की जाती थी? 1781 के संशोधन अधिनियम के अनुसार प्रांतीय न्यायालयों की जो अपील थी वह कहाँ दायर की जाती थी? सर्वोच्च न्यायालय में, ब्रिटिश संसद में, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास, या लंदन के प्रिवी काउंसिल में? देखिए, जो 1781 के संशोधन अधिनियम के अनुसार जो प्रांतीय न्यायालयों की जो अपील थी वह गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास दायर की जाती थी। देखिए, प्रांतीय न्यायालयों से जो आने वाली अपीलें थे पहले सुप्रीम कोर्ट में जाती थी। प्रांतीय न्यायालयों से, प्रांतीय न्यायालय से आने वाली अपील, प्रांतीय न्यायालय से आने वाली अपील ये कहाँ दायर होती थी? ये दायर होती थी सुप्रीम कोर्ट में पहले। ठीक, सुप्रीम कोर्ट में दायर होती थी। अब 1781 अधिनियम ने यह अधिकार गवर्नर जनरल इन काउंसिल को दे दिया। जो 1781 अधिनियम था, ठीक, इसने यह अधिकार किसको दे दिया? ये दे दिया गवर्नर जनरल इन काउंसिल को, गवर्नर जनरल इन
काउंसिल को। ठीक, अब इससे न्यायिक शक्ति कंपनी प्रशासन के हाथों में क्या होगी, केंद्रीकृत हो गई। और यह प्रावधान जो था न्यायिक ढांचे में कंपनी की प्रधानता को दर्शाता है। यह जो प्रावधान था वह न्यायिक ढांचे में, किसमें, न्यायिक ढांचे में कंपनी की जो प्रधानता है इसको क्या करता है, दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1781 के संशोधन अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल इन काउंसिल को कौन सा अधिकार दिया गया। 1781 के संशोधन अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल इन काउंसिल को कौन सा अधिकार दिया गया। ए है ब्रिटिश संसद भंग करने का अधिकार, बी प्रांतीय न्यायालयों और काउंसिल के लिए नियम बनाने का अधिकार, या सी कंपनी के चार्टर को समाप्त करने का अधिकार, या डी कलकत्ता के सभी मामलों की सीधी सुनवाई करने का अधिकार। देखिए इसका आंसर है बी, प्रांतीय न्यायालयों और काउंसिल्स के लिए नियम बनाने का अधिकार। जो 1781 का संशोधन अधिनियम था इसके तहत गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों और काउंसिल के लिए नियम बनाने का अधिकार दे दिया गया। ठीक, और गवर्नर जनरल इन काउंसिल को रेगुलेशन बनाने की शक्ति दी गई। ठीक, और वे क्या करते थे, प्रांतीय न्यायालयों, किसके लिए, प्रांतीय न्यायालयों और काउंसिल्स, इनके लिए क्या करते थे, नियम विनिमय तय कर सकते थे। ठीक, इससे क्या हुआ, जो कंपनी प्रशासन को विधायी एवं न्यायी अधिकार दोनों प्राप्त हुए। अब कंपनी को जो अधिकार प्राप्त हो गए वो कौन से इससे प्राप्त हो गए, विधायी एवं न्यायिक अधिकार, विधायी प्लस न्यायिक अधिकार प्राप्त हो गए। और यह प्रावधान भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया में भी नींव बना। यही जो प्रावधान था वह किसकी नींव बनी, भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया, भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया की नींव भी यहीं से बना। ठीक, अब हम बात करते हैं 1786 के अधिनियम का। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1786 के अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड कॉर्नवालिस को कौन कौन सी विशेष शक्तियां प्रदान की गई। 1786 के अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड कॉर्नवालिस को कौन कौन सी विशेष शक्तियां प्रदान की गई। पहला है गवर्नर जनरल के रूप में केवल प्रशासनिक अधिकार, बी अपनी काउंसिल के निर्णयों को न मानने का अधिकार तथा सेनापति का पद, केवल ब्रिटिश संसद में भाग लेने का अधिकार, या डी केवल वित्तीय मामलों पर नियंत्रण करने का अधिकार। तो देखिए इसका आंसर है बी, अपनी काउंसिल के निर्णयों को न मानने का अधिकार तथा सेनापति का पद। 1786 में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था इसको बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। कब इसको, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, 1786 में। कहाँ का, बंगाल का। तो 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को, किसको, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसको बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। और उसने क्या रखा, उसने शर्त रखी कि उसे विशेष मामले में काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने अथवा न मानने का अधिकार हो। इसने शर्त क्या रखा, इसने शर्त रखा कि विशेष परिस्थितियों में काउंसिल के जो अधिकार है उसको, काउंसिल के जो निर्णय हैं, काउंसिल के निर्णय को न मानने का अधिकार इसने मांगा। जो है कि इसने शर्त रखी कि विशेष परिस्थितियों में काउंसिल के जो निर्णय है उसको न मानने का अधिकार मुझे दिया जाए। इसके अतिरिक्त उसने किसका पद मांगा, सेनापति का पद भी मांगा। इसके अतिरिक्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सेनापति का पद भी मांगा। ठीक, और ब्रिटिश संसद ने इन शर्तों को क्या किया,
1786 के अधिनियम में प्रावधानों के रूप में जोड़ दिया, जो ब्रिटिश संसद थी। ठीक, ये ब्रिटिश संसद ने 17 इन सभी शर्तों को जो इसने शर्त रखी, विशेष परिस्थितियों में काउंसिल के निर्णय को न मानना, सेनापति का पद, ये सारी चीजें 1786 के अधिनियम में प्रावधानों के रूप में ब्रिटिश संसद ने जोड़ दिया। ठीक, अब इससे क्या हो गया, जो गवर्नर जनरल का पद था वो और अधिक शक्तिशाली हो गया, अधिक शक्तिशाली हो गया। इससे गवर्नर जनरल का जो पद था वो और अधिक शक्तिशाली हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 1793 का चार्टर अधिनियम। इसमें पहला क्वेश्चन है 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा किसके अधिभावी यानी ओवरराइड अधिकार को भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों एवं प्रेसिडेंसी गवर्नरों तक विस्तारित कर दिया गया। पहला लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड क्लाइव या लॉर्ड डलहौजी। इसका आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक, 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस के अधिकारों को भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों एवं प्रेसिडेंसी गवर्नरों तक विस्तारित कर दिया गया। यानी इसने जो शर्त रखी थी उस शर्त को अब आगे जितने भी गवर्नर जनरल होंगे उन सभी को ये प्रदान कर दिया गया। ठीक, और 1793 के अधिनियम ने 1793 के अधिनियम ने इस शक्ति को आगे गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंसी तक आगे क्या कर दिया, बढ़ा दिया। जो 1786 में क्या हुआ था, 1786 के अधिनियम से लॉर्ड कॉर्नवालिस को कौन सा अधिकार मिला था, अधिभावी शक्ति मिली थी, यानी काउंसिल का निर्णय न मानना और जो है कि सेनापति के पद। अब 1793 के अधिनियम ने इस शक्ति को आगे और गवर्नर जनरल को बढ़ा दिया। ठीक, और इससे क्या हुआ, प्रशासनिक केंद्रीकरण को मजबूती मिली। जो प्रशासनिक केंद्रीकरण थी इसको क्या मिला, बल मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को किस प्रेसिडेंसी पर अधिक नियंत्रणकारी शक्तियां दी गई। 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को किस प्रेसिडेंसी पर अधिक नियंत्रणकारी शक्तियां दी गई। मद्रास और बॉम्बे, बंगाल और बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, बॉम्बे और पंजाब। देखिए इसका उत्तर है ए, मद्रास और बॉम्बे। ठीक, अधिनियम ने क्या किया, गवर्नर जनरल को अधीनस्थ था मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी की सरकारों पर अधिक शक्ति प्रदान की। इस अधिनियम ने क्या किया, गवर्नर जनरल के जो अधीन थे, कौन अधीन थे, मद्रास और बॉम्बे, मद्रास और बॉम्बे, इन दोनों प्रेसिडेंसियों की सरकारों पर अधिक शक्ति प्रदान की। इन दोनों प्रेसिडेंसियों की जो सरकारें थे इन दोनों पर इसको और अधिक मजबूती मिल गई और इससे प्रशासन का क्या हो गया, केंद्रीकरण हुआ। इससे प्रशासन का क्या हुआ, केंद्रीकरण हुआ और प्रेसिडेंसी गवर्नरों की स्वतंत्रता सीमित हुई। इनकी और इनकी जो स्वतंत्रता थी अब क्या हो गई, सीमित हो गई, यानी गवर्नर जनरल के अधीन ये हो गया। तो अब यहाँ की जो सरकारें थी इनके अंडर में आ गई और गवर्नर जनरल की जो स्थिति थी वो क्या हो गई, सर्वोच्च हो गई। इससे क्या होगा, गवर्नर जनरल की जो स्थिति थी वो सर्वोच्च हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 1793 के चार्टर अधिनियम ने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कितने वर्षों तक बढ़ा दिया। 1793 के चार्टर अधिनियम ने कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार थे उसको कितने वर्षों तक बढ़ा दिया, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष या 25 वर्ष। देखिए इसका उत्तर है सी, 20 वर्ष तक। 1793 के चार्टर अधिनियम ने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों तक बढ़ा दिया। ठीक, इसका अर्थ नहीं कि कोई अन्य ब्रिटिश व्यापारी भारत में सीधे व्यापार नहीं कर सकता था। देखिए 20 वर्ष तक तो बढ़ा दिया, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि कोई ब्रिटिश व्यापारी भारत में सीधा व्यापार नहीं कर सकता था। ठीक, यह एकाधिकार जो था वह 1813 के चार्टर एक्ट तक जारी रहा। यह जो एकाधिकार रहा वह 1813 के चार्टर एक्ट तक जारी रहा। इससे कंपनी की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। इससे जो कंपनी की आर्थिक स्थिति थी वह क्या हो गई, मजबूत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 1793 के चार्टर अधिनियम के अनुसार कमांडर इन चीफ का गवर्नर जनरल की काउंसिल में सदस्य होना कैसा हुआ।
अनिवार्य हो गया, वैकल्पिक हुआ, स्थायी या असंभव। देखिए इसका आंसर है वैकल्पिक। 1793 के चार्टर अधिनियम के अनुसार कमांडर इन चीफ का गवर्नर जनरल की काउंसिल में सदस्य होना वो वैकल्पिक हुआ। ठीक, पहले जो था कमांडर इन चीफ का गवर्नर जनरल की काउंसिल में सदस्य होना अनिवार्य था। पहले क्या था? अनिवार्य था। पहले कमांडर इन चीफ का गवर्नर जनरल की काउंसिल में सदस्य होना अनिवार्य था, लेकिन 1793 के अधिनियम ने इसे अनिवार्य न रख करके क्या रख दिया? वैकल्पिक रख दिया। इसे क्या रख दिया? 1793 के अधिनियम में वैकल्पिक रख दिया। और यह प्रावधान तभी लागू होता है जब उसे विशेष रूप से नियुक्त किया जाए। विशेष रूप से उसी रूप में नियुक्त किया जाए तभी यह जो है प्रावधान लागू होता है। इससे जो हो गया काउंसिल का जो लचीलापन था, काउंसिल का लचीलापन जो था वो इससे क्या हो गया? बढ़ा। लचीलापन इससे क्या हो गया? बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1793 के चार्टर अधिनियम ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों और उनके कर्मचारियों का वेतन किस स्रोत से देने का प्रावधान किया? 1793 के चार्टर अधिनियम ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों और उनके कर्मचारियों का वेतन किस स्रोत से देने का प्रावधान किया? ब्रिटिश राजस्व से, भारतीय राजस्व से, कंपनी के लाभांश से या ब्रिटिश संसद से? देखिए इसका आंसर है बी, भारतीय राजस्व से। अधिनियम ने यह प्रावधान किया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य और उनके कर्मचारी प्लस उनके कर्मचारी, इनका वेतन किससे दिया जाएगा? भारतीय राजस्व से। इनका जो वेतन है वो किससे दिया जाएगा? भारतीय राजस्व से। ठीक, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य और उनके कर्मचारियों का जो वेतन है वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। 1793 के चार्टर अधिनियम ने यह तय किया। और इससे क्या हो गया? भारतीय संसाधनों का सीधा उपयोग ब्रिटिश प्रशासन पर होने लगा। इससे जो भारतीय संसाधन थे इनका सीधा उपयोग, ठीक, सीधा उपयोग ब्रिटिश प्रशासन पर होने लगा। ब्रिटिश प्रशासन पर होने लगा और भारत पे आर्थिक बोझ और बढ़ गया। इससे क्या हो गया? भारत पर आर्थिक बोझ बढ़ा। ठीक है, और क्या हो गया? कंपनी का जो नियंत्रण था, कंपनी का जो नियंत्रण था वो और मजबूत हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब चार्टर कानून 1813 की बात कर लें। पहला सवाल है कि 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार किस रूप में समाप्त किया गया? 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको किस रूप में समाप्त किया गया? सभी प्रकार के व्यापार में, केवल यूरोप के साथ व्यापार में, भारत में व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोलकर, या भारत और चीन दोनों में? देखिए इसका आंसर है सी, भारत में व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल करके। इस अधिनियम ने कंपनी का जो भारत में व्यापार का एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया। ये जो 1813 का जो अधिनियम था इसने कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया। कंपनी का एकाधिकार जो था वो क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और अब क्या हुआ? अब कोई भी ब्रिटिश व्यापारी भारत में व्यापार कर सकता था। इससे कोई भी ब्रिटिश व्यापारी जो था, कोई भी ब्रिटिश व्यापारी भारत में क्या कर सकता था? व्यापार कर सकता था। ठीक, लेकिन चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार जारी रहा। कंपनी का एकाधिकार जो था, कंपनी का एकाधिकार वह किसके साथ जारी रहा? चाय के व्यापार, चाय के
व्यापार प्लस चीन के साथ व्यापार, चीन के साथ व्यापार, ये जो दोनों इसके साथ था, कंपनी का जो एकाधिकार था वो चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर जारी रहा। और यह कंपनी की आर्थिक शक्ति पर बड़ा प्रहार था। कंपनी यह जो था, जब कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, एकाधिकार यानी ब्रिटिश व्यापारी, कोई भी ब्रिटिश व्यापारी भारत में आकर के व्यापार कर सकता था, तो इससे कंपनी की जो आर्थिक शक्ति थी इस पर बहुत बड़ा प्रहार था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर किसकी प्रभुता स्थापित की? 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर किसकी प्रभुता स्थापित की? ब्रिटिश संसद की, ब्रिटेन के राजा की, ब्रिटिश प्रधानमंत्री की, कंपनी निदेशकों की? देखिए, इसका जो आंसर है वह है बी, ब्रिटेन के राजा की। 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता स्थापित की। और अधिनियम ने स्पष्ट कर दिया कि भारत पर अंतिम प्रभुता जो है ब्रिटेन के राजा की रहेगी। कंपनी जो थी इसने स्पष्ट कर दिया कि भारत पे जो अंतिम प्रभुता है, भारत पे जो अंतिम प्रभुता है वह ब्रिटेन की राजा की रहेगी। वह किसकी रहेगी? ब्रिटेन के राजा की रहेगी। कंपनी केवल राजा के प्रतिनिधि के रूप में शासन करेगी। अब कंपनी जो है वह राजा के प्रतिनिधि के रूप में शासन करेगी। ठीक, कंपनी जो है वह राजा के प्रतिनिधि के रूप में शासन करेगी। अब क्या हो गया, जब इस तरह से उसने फैसला किया तो इससे कंपनी की जो राजनीतिक स्वतंत्रता थी वह सीमित हो गई। इससे जो कंपनी की जो राजनीतिक स्वतंत्रता थी वह क्या हो गई? सीमित हो गई। और इससे क्या हो गया? ब्रिटिश क्राउन का अधिकार और मजबूत हो गया। अब जो ब्रिटिश क्राउन का जो अधिकार था, ब्रिटिश क्राउन का अधिकार, इससे क्या हो गया? और मजबूत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1813 के चार्टर अधिनियम ने ईसाई मिशनरियों को भारत में किस उद्देश्य से आने की अनुमति दी? 1813 के चार्टर अधिनियम ने जो ईसाई मिशनरी थे इनको भारत में किस उद्देश्य से आने की अनुमति दी? पहला, व्यापार करने के लिए, बी, लोगों को प्रभुत्व करने के और धर्म प्रचार के लिए, सी, सैनिक सेवाओं के लिए, या डी, शिक्षा पर कर वसूलने के लिए? देखिए, इसका आंसर है बी, लोगों को प्रबुद्ध करने और धर्म प्रचार के लिए। 1813 के जो चार्टर अधिनियम था उसने ईसाई मिशनरियों को भारत में लोगों को प्रबुद्ध करने और धर्म प्रचार करने के लिए आने से यह उद्देश्य था, इसीलिए उसको अनुमति प्रदान करेगी। यानी अधिनियम ने पहली बार जो ईसाई मिशनरी थे इनको भारत में प्रवेश की अनुमति दी थी। यह जो 1813 का जो अधिनियम था इसने पहली बार ईसाई मिशनरियों को, ईसाई के प्रचारकों को भारत में प्रवेश की अनुमति थी। इनका जो उद्देश्य था वो क्या था? भारतीयों को प्रबुद्ध करना और धर्म प्रचार करना। और इसके पीछे जो ब्रिटिश सभ्यता मिशन की सोच थी, इसके पीछे इनकी जो सोच थी वो किसकी सोच क्या थी? ब्रिटिश सभ्यता मिशन की, ब्रिटिश सभ्यता मिशन की सोच थी। और इसने क्या किया? भारत में सामाजिक धार्मिक हस्तक्षेप को बढ़ावा दिया। इसने भारत में सामाजिक धार्मिक हस्तक्षेप, इसको क्या कर दिया? बढ़ावा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1813 के चार्टर अधिनियम ने ब्रिटिश क्षेत्रों में किस क्षेत्र में सुधार हेतु प्रावधान किया? 1813 के चार्टर अधिनियम ने ब्रिटिश क्षेत्रों में किस क्षेत्र में सुधार हेतु प्रावधान किया? उद्योग और कृषि, सेना और पुलिस, पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार, रेलवे और डाक सेवा? देखिए, इसका जो आंसर है वो सी है, पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार में। इस अधिनियम ने भारत में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार की व्यवस्था की। यह जो अधिनियम था 1813 का, इसने क्या किया? भारत में पश्चिमी शिक्षा के
भारत में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार की व्यवस्था की। ठीक। और यह भारतीय समाज में आधुनिकीकरण की दिशा में पहला कदम था। जो शिक्षा की व्यवस्था की, यानी एजुकेशन प्रणाली को बढ़ाने की व्यवस्था की, इससे क्या हो गया भारतीय समाज में आधुनिकीकरण की दिशा में यह पहला कदम था। शिक्षा, सरकार ने शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए धन आवंटित किया। जो ब्रिटिश सरकार थी, इसने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या किया, धन आवंटित किया। बाद में 1835 की शिक्षा नीति का मार्ग प्रशस्त किया। बाद में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, 1835 की शिक्षा नीति का मार्ग क्या किया, इसने प्रशस्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1813 के चार्टर अधिनियम के अनुसार भारत की स्थानीय सरकारों को कौन सा अधिकार प्रदान किया गया। 1813 के चार्टर अधिनियम के अनुसार भारत की स्थानीय सरकारें जो थी, इनको कौन सा अधिकार प्रदान किया गया। सेना भर्ती करने का अधिकार, कर लगाने का, भूमि सुधार लागू करने का, न्यायालय बनाने का। देखिए इसका आंसर है कर लगाने का। 1813 के चार्टर अधिनियम के अनुसार भारत की जो स्थानीय सरकारें थे, इनको कर लगाने का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक, अधिनियम ने क्या किया, स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने का अधिकार दिया गया और कर नहीं चुकाने पे दंडित करने की भी व्यवस्था की गई। इससे जो था स्थानीय प्रशासन की जो ढांचा था, स्थानीय प्रशासन की जो ढांचा था वह क्या हो गया, मजबूत हो गया। और कर लगाने पे जो भारतीय समाज में जो आर्थिक बोझ था वो बढ़ता था। भारतीय समाज में आर्थिक बोझ इससे क्या हो गया, बढ़ता चला गया। तो दोस्तों आज का पॉलिटी प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। आशा है प्रश्नोत्तर आपके एग्जाम प्रिपरेशन में मददगार साबित होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।